सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माय नेम इज विशाल और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक बहुत शानदार सीरीज जो 100% फ्री रहने वाली है आपके लिए। ये सिर्फ एक सिंगल चैप्टर या सिंगल कोर्स नहीं है, ये आपके लिए कंप्लीट सीरीज रहने वाली है। यहां पर हम कवर्ड अप करेंगे एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कंप्लीट कवर्ड अप कर रहे होंगे एक पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड। सो 2019 से लेकर 2021 तक जो आपके 4 पेपर्स कंडक्ट हुए हैं, 2019 फर्स्ट, 2019 का सेकंड वाला, देन 2020 में एक बार एग्जाम हुआ था, देन 2021 का फर्स्ट वाला एग्जाम। सो आपके 4 प्रीवियस ईयर पेपर्स को यहां पर कंप्लीट किया जाएगा। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि एनडीए की कंप्लीट मैथ्स मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं। सो उसी तरीके से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अब फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होंगे। जो आपके ऑलरेडी सीरीज चल रही है उसमें आपको बेसिक्स कवर्ड अप करवाया जा रहा है आरएस अग्रवाल से, आपके सभी कॉन्सेप्ट कवर्ड अप करवाए जा रहे हैं विद क्वेश्चंस। नाउ यहां पर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर्ड अप करवाऊंगा। दैट मींस आप कंप्लीट पेपर की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, इतना डाटा मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। देन यहां पर हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक वीडियो में एक चैप्टर कवर्ड अप होगा। कुछ चैप्टर्स जिनके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, वो आपका वेक्टर हो गया, इस तरीके के चैप्टर्स, इन पर भी एक ही वीडियो आएगी, बस वो थोड़ी ज्यादा बड़ी होगी, 2 घंटे 3 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो नो इश्यूज, सिंगल वीडियो रहेगी, 4 पेपर्स उसमें एक ही साथ कवर्ड अप हो रहे होंगे। नाउ ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का बेसिक वाला कोर्स है और मैं ऐसा एज्यूम करके चलूंगा कि आपने ये कोर्स पूरा देखा हुआ है, क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स होंगे। तो यहां पे मैंने टाइप वाइज आपको क्वेश्चंस नहीं कराए होंगे, मैं तो सीक्वेंस में करवाऊंगा। 2019 के एक साथ, फिर 20 एक साथ, फिर 21 एक साथ, इस तरीके से सीक्वेंस में चलेंगे। तो आपको बेसिक्स एटलीस्ट आना जरूरी है। तो इसके लिए मैं ऐसा मान के चलूंगा कि जो जो बेसिक के कोर्सेज मैंने करवा दिए होंगे वो आपको आते होंगे। तो जैसे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कंप्लीट बेसिक का कोर्स ये अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें टोटल 9 टाइप्स मैंने कवर्ड अप कर रखे हैं, हर एक कॉन्सेप्ट इसमें कवर्ड अप हो रखा है। तो आपने अगर ये कोर्स देख रखा होगा तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझने में बहुत आसानी होगी, या एटलीस्ट आपने खुद से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर रखा, उसके बाद आप इस कोर्स को देखें तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अदरवाइज आपको लगेगा कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिस हो गए। तो मैं ये मान के चलूंगा कि आपको यहां से ऑलरेडी कॉन्सेप्ट आते थे, अब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने लगे हैं। देन अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का प्रीवियस ईयर्स का ट्रेंड देख लो, मतलब कितने क्वेश्चंस हर साल आते हैं, कितना इसका ऑन एन एवरेज आपको रिक्वायरमेंट है। तो देखो समझो, यूपीएससी की एक बहुत अच्छी खासियत है, आप अच्छाई कह लो बुराई कह लो जैसे भी समझ लो, एक यूनिक फीचर है यूपीएससी का कि यूपीएससी में यू का मतलब अनप्रेडिक्टेबल होता है। यूनियन नहीं है, ये अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन है। यहां पे आप क्वेश्चंस का ट्रेंड हमेशा के लिए गैस नहीं कर सकते। देखो यहां पे 11 क्वेश्चंस आए, यहां पर भी 11 आ गए, देन यहां 11 क्वेश्चंस, देन 14 क्वेश्चंस, मतलब फर्स्ट पेपर में जितने क्वेश्चंस आए सेकंड वाला तो उससे मैच हो रहा है, यहां पर मैच हो गया, यहां पर मैच हो गया, लेकिन नेक्स्ट ईयर में एकदम से नंबर चेंज हो गया। अब आपने सोचा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के तो 2 या 4 क्वेश्चंस ही आते हैं, आप इसको प्रिपेयर करके नहीं गए, अगले साल 14 क्वेश्चंस आ गए। आपने कहा 14 क्वेश्चंस आ रहे हैं, पूरा टाइम इस पे दे देते हैं, तो अगले साल 3 क्वेश्चंस आ गए। दैट मींस आप इसमें किसी भी एक चैप्टर के भरोसे पर एग्जाम देने नहीं जा सकते और आप कोई भी पेपर, कोई भी चैप्टर को छोड़ के भी नहीं जा सकते। तो आपको यहां पे करना तो सब कुछ कवर्ड अप होगा। तो ऑन एन एवरेज जो हम सेफ साइड के लिए मान लेते हैं, वो आपको 5 से 7 क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में मिलते हैं, जिसमें आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हर तरीके के क्वेश्चन शामिल हैं। यानी कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कोई क्वेश्चन वेक्टर में आ गया, या वेक्टर के तरीके से या प्रोबेबिलिटी के तरीके से आ गया, तो आपके अलग अलग चैप्टर्स में मिक्सअप हो जाता है। सो आप सेफ साइड के लिए समझ सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऑन एन एवरेज 5 से 7 क्वेश्चंस हर साल आते हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बेसिक चैप्टर है, बाकी चैप्टर्स में यूज होता है, तो इसे छोड़कर नहीं जाना है। देन प्रीरिक्विसाइट्स क्या है, मतलब अगर ये कोर्स आप समझ रहे हैं तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एग्जाम में अकेला नहीं आता। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आएगा तो उसमें किसी और चैप्टर का बेस यूज हो रखा होगा। तो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री, लोगैरिथम्स,
कॉम्प्लेक्स नंबर्स और सीक्वेंस एंड सीरीज, ये कोर्सेज पढ़े हुए हैं, बेसिक आपको आता है, तो ये कोर्स समझने में आपको और ज्यादा मजा आएगा, आप 100% इसको ग्रैस्प कर पाएंगे। वरना अगर आपको इनका बेसिक नहीं आता तो आप कुछ क्वेश्चंस में फंस जाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझने में परेशानी आएगी। जैसे लोगारिथम का कोई क्वेश्चन अगर आपके क्वाड्रेटिक में आया तो आपको अगर लोग ही नहीं आता होगा तो क्वाड्रेटिक का भी समझ आना मुश्किल हो जाएगा। सो ये आपके प्रीरिक्विजिट्स हैं इस चैप्टर के लिए, एटलीस्ट ये आपको बेसिक में पता हो। देन अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आ रही है, बिकॉज आप भी जानते हैं ये पेड कंटेंट है, मतलब मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं, बट आपको और कहीं ये चीज मिलेगी नहीं कि सीक्वेंस वाइज आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स प्रोवाइड हो रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो रहे हैं, तो आप जानते हैं ये पेड कंटेंट है, दैट आई वेल नो। ठीक, तो अब आपको अगर मेरी ये मेहनत पसंद आ रही है तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस आप वीडियो को लाइक कर दो, अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर कर दो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके जितने स्टेटस वगैरह में आप डाल दो, वर्बली कम्युनिकेट कर दो, जैसे आप चाहो, किसी एक कैंडिडेट तक इस वीडियो को पहुंचा दो, दैट्स इनफ। उसके बाद में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज आपको ही पता है सीरीज चल रही है तो नए नए कोर्सेज आते रहेंगे, तो आपको पता भी तो लगना चाहिए। तो पता कैसे चलेगा नोटिफिकेशन से, वो कब आएगी, जब आपने सब्सक्राइब किया होगा। ठीक, अब शुरू करते हैं अपने कोर्स को नाउ। और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे मैं उन सबको भी साथ में कवर्ड अप कर रहा हूंगा। तो अगर आपको लगता है वीडियो थोड़ा स्लो जा रही है, क्वेश्चन देर में कवर्ड अप हो रहे हैं, तो आप इसको 2x पे चला सकते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, अच्छा इस सीक्वेंस में चलेगा 2019 देन 20 देन 21, इस पैटर्न में हम आगे बढ़ते होंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो हमसे क्या कहा गया, What are the roots of the equation। ठीक है, तो डायरेक्टली हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है जिसके हमसे रूट्स मांगे गए हैं। देखो अगर आपके पास मॉडुलस में y दे रखा है तो इसे आप कैसे लिखेंगे, प्लस का y और माइनस का y, आप इसको दोनों तरीकों से लिखेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। तो जब ये मॉडुलस यहां से हटेगा, इस पूरे की जगह पर अगर देखो y आता तो हम एक बार इसे प्लस में लेते, एक बार इसे माइनस में लेते। सो हम इस इक्वेशन को लिखेंगे कैसे, एक बार लेंगे प्लस में, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस में 2, एक बार ले लेंगे माइनस में। सो माइनस में जब ले रहे होंगे इक्वेशन को तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 6, यहां पे पूरे के साथ माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इज इक्वल्स टू एक्स प्लस में 2। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं दोनों को। सो लेफ्ट हैंड साइड में यहां डाटा शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस में 8 इक्वल्स टू 0। यहां पे क्या सिनेरियो होगा, x और x तो कट हो गया, वैल्यूज राइट साइड जाएंगी, तो यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और 6 आएगा माइनस में, तो यहां पर आ गया 4 इक्वल्स टू 0। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको जो शॉर्टकट मेथड है वो बता रखा है मेरे बेसिक वाले कोर्स में। मेथड ये रहता है कि जैसे 8 है तो 8 के फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, 2 और 2 और 2, 3 बार 2 आ जाएगा। अब 4 में से अगर 2 को माइनस करा जाएगा तो ये वाला बीच वाला नंबर आ जाएगा, फैक्टर 2 और 4 है। तो इन्हें किस तरीके से लिखते हैं कि ये जो बीच वाला साइन है इसका अपोजिट साइन लिखा, माइनस का अपोजिट प्लस, इस प्लस को इस कांस्टेंट के साइन के साथ मल्टीप्लाई करा तो आ गया माइनस। उसके बाद बड़े वाला फैक्टर लिखा और छोटे वाला और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, तो यहां तो कोफिशिएंट 1 है तो प्लस का 4 माइनस का 2 ये आ गया। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो 4 उस साइड चला जाएगा, तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस का 2 और माइनस का 2। अब माइनस 2 दो बार थोड़ी लिखेंगे, तो हमारे पास देखो वैल्यूज क्या क्या है, माइनस का 2 प्लस का 2 और 4, ये 3 रूट्स आए हैं, तो -2 प्लस 2 और 4 यानी कि ऑप्शन डी ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। टोटल 26 क्वेश्चन हैं इस कोर्स में, ये फर्स्ट वाला कवर्ड अप हो गया। ठीक है, ये एक एडिशनल पेज मैंने लगा रखा है कि अगर रफ वर्क वगैरह करने की जरूरत पड़ती है तो हम इसे यूज कर लेंगे। देन अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास में एक इक्वेशन है, पी क्यू आर पॉजिटिव वैल्यूज हैं और हमारे पास में डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं ए और बी, और हमें बताना है इसमें से कौन सी कंडीशन सही होगी। तो देखो समझो, याद करो, ये बेसिक में बताया था मैंने, एक्स स्क्वायर बेसिक मतलब जो बेसिक वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोर्स डाला हुआ है, प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, अगर नहीं देखा है तो उसको देख लो। ये सब बड़े इजी से क्वेश्चन है, सब मैंने कवर्ड अप ऑलरेडी करवा रखे हैं और ये आपके प्रीवियस ईयर्स में भी आया। मतलब कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आपके किसी भी प्रीवियस ईयर में नेक्स्ट ईयर में वो आपसे बन जाएगा। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्वेश्चन तो वरना ऐसे लाखों हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
तो ये जो आपके पास में मिडल साइन होता है, जो एक्स के कोफिशिएंट का साइन होता है, मिडल मत समझना, एक्स का कोफिशिएंट बोलना, क्योंकि मिडल में ना हम सी को रख दें तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। पैटर्न असली ये होता है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म, देन एक्स वाली टर्म, देन कांस्टेंट टर्म। तो इस केस में जो एक्स का कोफिशिएंट होता है, इसका जो साइन है उसका अपोजिट साइन लिखा, फिर इस साइन को कांस्टेंट के साइन से मल्टीप्लाई करा, ये जो मिडल साइन है इसका अपोजिट लिखा और इस साइन को कांस्टेंट के साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो आपके पास में जो दोनों रूट्स होंगे वो आ जाएंगे, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, तो दोनों रूट्स नेगेटिव आ गए। इसका मतलब बिना आप क्वेश्चन को पूरा सोल्व करे ये बता सकते हैं कि रूट्स प्लस में आएंगे या माइनस में आएंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा। क्वेश्चन में उसने कहा कि पी एक्स स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स प्लस में आर इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पी क्यू आर इसमें पॉजिटिव है, तो एबीसी की जगह पर उसने पी क्यू आर दे दिया। तो आप इसके रूट्स बताओ कैसे आएंगे। प्लस का अपोजिट साइन माइनस, माइनस इंटू प्लस आ गया माइनस, दोनों रूट्स नेगेटिव के आएंगे और रूट्स उसने क्या दिए हैं, ए और बी, तो हमारे पास दोनों रूट्स नेगेटिव आ रहे हैं, यानी कि ए और बी दोनों लेस देन 0 है, यही हमें बताना था, ऑप्शन बी आंसर। क्लियर है, आगे चलते हैं। If the roots of the equation, ये है equation, are 10, 19 डिग्री and 10, 26 डिग्री, then which one of the following is correct? अब देखो जैसे मैंने आपको प्री रिक्विसाइट्स में बताया था कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आएगा तो ये क्वेश्चन आप बना पाएंगे, चाहे बेसिक आता हो, बस आपको उतना इनफ है। लेकिन आपको पता ही नहीं होगा 10, 19 क्या है, 26 क्या है, तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको बेसिक एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री में ये टी रेशियोज हम यूज करते हैं। ठीक है, इतना तो आपने वैसे 10th में भी सीखा होगा। तो देखो एक ट्रिक आपको समझाता हूं। आपके पास में जब भी इन एंगल्स का सम, ठीक है, इन एंगल्स का सम 0, 30, 45, 60, 90, मतलब कोई ऐसी वैल्यू बन जाता है ना जिसके लिए आपको एक नंबर मालूम है, जैसे 1045, 1060, 1090, इनके लिए हमें मालूम है ना एक नंबर आ रखा होगा, जैसे 1045 डिग्री 1 होता है। तो उस सिनेरियो में आप क्या करो, आप सीधा इन दोनों एंगल्स को 10 के अंदर यूज कर दो। 10 के अंदर यूज करना मतलब जैसे यहां पे 19 और 26 है, तो मैंने इसको लिख दिया 10a प्लस में b, ऐसा खुद से लिख दिया। ठीक है, अगर मान लो दो नंबर्स ऐसे होते, जैसे मान लिया 54 होता और 9 होता, तो तब हम क्या यूज करते, तब हम यूज करते 10a माइनस b, क्योंकि इन दोनों को माइनस करके 45 बन जाएगा ना। तो आपको इन दोनों एंगल्स को, या तो आपको सीधा सीधा इन एंगल्स की वैल्यू पता हो, 10, 19 और 10, 26 की वैल्यू पता हो, और नहीं अगर वैल्यू पता है तो इन दोनों एंगल्स को ऐसे यूज कर लो कि कंबाइंड में हमें वैल्यू पता हो। अभी समझाता हूं, देखो इसका यूज क्या होगा। ये 10a प्लस b है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ये हो जाएगा 10a प्लस में 10b अपॉन 1 माइनस में 10a 10b, ऐसे लिखा जा सकता है ना इसको। ठीक है, तो 1026 प्लस 19 कितना हो गया, 1045 डिग्री, तो 1045 डिग्री की वैल्यू आ गई 1। सही है, अब ये क्या है, 1026 प्लस में 1019। क्वेश्चन पे आओ एक बार, देखो क्वेश्चन में उसने क्या बोला कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो 1019 और 1026 हैं। तो ये ऊपर मैंने 1026 प्लस 1019 जो किया, ये सम ऑफ रूट्स कर दिया ना, यानी कि ये आ गया माइनस का b अपॉन ए, यानी कि यहां पर माइनस का p आ गया, अपॉन में a तो 1 ही है, देन 1 माइनस में 1026 1019, तो ये अल्फा इंटू बीटा है ना, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स कितना होता है, c अपॉन ए, यानी कि q अपॉन 1, मतलब कि q। अब देखो सम और प्रोडक्ट वगैरह सब बेसिक में मैंने बता रखा है। ठीक है, सो यहां पे क्या आया, 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस का p। ऑप्शन से कंपेयर कर लो, तो ये p इधर आ जाएगा। अगर आपके पास देखो यहां पे आपके पास क्या बना, जैसे p माइनस क्यू इज इक्वल टू 1 है, तो देख लेते हैं। सो यहां पे अगर हम p माइनस क्यू करते हैं तो इज इक्वल्स टू आपका -1 आएगा, ये गलत है। यहां पर क्या रखा है, q माइनस p इज इक्वल्स टू 1, तो ये सही बन रहा है, q माइनस p इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर ओके इज ओके। सो देखो समझना, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मॉडुलस है तो प्लस और माइनस दोनों में खुलेगा, और इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको जो बेसिक में कराए थे तो क्या बताया था कि एक बार x को ग्रेटर देन 0 खोल लो, एक बार लेस देन 0 खोल दो, उसके बाद में आपके रूट्स आ जाएंगे। बट वो सब कुछ यहां पर करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, देखो यहां पे क्या मिल रखा है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस में 9 मोड x प्लस में 20 इक्वल्स टू 0। ये जो वैल्यू है ये प्लस में आ रखी है ना, और एक्स स्क्वायर हमेशा प्लस में आएगा, यहां पर भी प्लस आ रखा है, और जो ये मॉडुलस x है
इसकी वैल्यू प्लस में ही आएगी ना। देखो अगर मॉडुलस x है तो या तो इसके अंदर का जो x है या तो प्लस का होता है माइनस का होता है। मान लो अगर मैं यहाँ पे अगर सपोज मैं 9 रखता हूं या -9 रखता हूं तो दोनों की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो अगर मैं मॉडुलस, मेरे पास में ये वैल्यू है, जैसे मेरे पास में 9 आया और मॉडुलस लगा हुआ था, तो मुझे नहीं पता कि अंदर वैल्यू प्लस की थी या माइनस की थी, तो मैं दोनों वैल्यूज को लेके चलता हूं। लेकिन ओवरऑल में मॉडुलस लगाने के बाद जो आंसर आता है वो तो प्लस का ही होता है ना। अंदर की वैल्यू प्लस या माइनस कुछ भी हो सकती है, लेकिन फाइनल जो मॉड्यूल्स के बाद आंसर आता है वो तो प्लस में ही होता है। तो इसका मतलब ये हिस्सा प्लस का हुआ ना, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। 3 प्लस के नंबर ऐड करके कभी 0 आ सकता है? नहीं आ सकता। तो इसके कितने रूट्स आ जाएंगे? 0। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखो अब आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेट से रिलेटेड अब क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो देखते हैं, इफ बोथ p एंड q बिलोंग टू द सेट 1 2 3 4 देन हाउ मेनी इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म दिस विल हैव रियल रूट्स। देखो हमसे क्या कहा गया, हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है px स्क्वायर प्लस में qx प्लस में 1 इक्वल्स टू 0। इसमें जो p और q है इन दोनों की वैल्यूज 1 2 3 या 4 इसमें से ही कुछ हो सकती है। तो हमें बताना है कितने इस तरीके के रूट हो सकते हैं, ठीक है। कितनी इस तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो सकती हैं जो हमें रियल रूट्स हैं। रियल रूट्स की क्या कंडीशन होती है कि जो d है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस में 4ac ये ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? क्यू स्क्वायर माइनस में 4 a इंटू सी का मतलब p इंटू 1 यानी कि 4p ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल 0। अब देखो सुनना, p की वैल्यू देखते हैं, ठीक है। p की वैल्यू q की वैल्यू देखते हैं यहां से क्या बन सकता है, ठीक है। अब देखो समझो, अगर मैंने q की वैल्यू 1 डाल दी, ठीक, अगर q की वैल्यू हमने 1 डाल दी तो p की वैल्यू 1 2 3 4 में से मैं कुछ भी डाल दूं ये आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। देखो q की वैल्यू अगर 1 डाल दी तो ये तो 1 फिक्स हो गया। अब p की वैल्यू अगर 1 डाल लूंगा तो 1 - 4, देन 2 डालूंगा 1 - 8, 3 डालूंगा 1 - 12, 4 डालूंगा 1 - 16, तो चारों केस में आंसर नेगेटिव आएगा ना। पर ये तो ग्रेटर देन इक्वल 0 है, इसका मतलब q की वैल्यू 1 तो नहीं हो सकती। ठीक बात है, q की वैल्यू अगर हम 2 रख देते हैं, ठीक है, q को अगर हमने 2 रख दिया तो यहां पर आ जाएगा 4, ठीक, यहां पे 4 आ गया। अब इस सिनेरियो में p की वैल्यू आ सकती है 1, क्योंकि p की वैल्यू अगर हमने 1 रख दी तो यहां पे 4 - 4 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। बट 1 के अलावा कुछ और नहीं रख सकते, मतलब 2 3 4 हमने कुछ भी रखा तो अगेन वो नेगेटिव आ जाएगा, जबकि यहां पे पॉजिटिव दे रखा है। तो पहला केस हमें क्या मिल गया, जब p की वैल्यू आ रखी हो 1 तो उस समय पर q की वैल्यू आ जाएगी 1। एक तो ये केस मिल गया, ठीक है। अब देखो आप अगले वाले ओरली बना सकते हैं, ठीक। अगर हम q की वैल्यू रख देते हैं 2 रख देते हैं, पहले 1 हमने यूज कर लिया ऑलरेडी, 2 हमने यूज कर लिया, अब 3 रख देते हैं। तो q की वैल्यू अगर हमने 3 रखी तो यहाँ पे 9 आ गया। अब 9 में से हम यहाँ पे p की वैल्यू 1 रख सकते हैं तो ये 4 हो जाएगा, या फिर हम यहाँ पे p की वैल्यू 2 रख सकते हैं तो 4 इंटू में 2 आ जाएगा, तभी भी एप्लीकेबल है। तो अगर q की वैल्यू 3 है, q की वैल्यू 2 है यहाँ पे, ठीक है, हमने 1 गलत लिखा था, तो q की वैल्यू 1 तो हो ही नहीं सकती है। 3 अगर 2 वैल्यू है तो एक आंसर होगा, अगर 3 वैल्यू है तो p को 1 रख सकते हैं और p को 2 रख सकते हैं। अब q को रख देते हैं 4, तो यहां पर क्या आ गया 16, तो 16 में से 4 माइनस हो सकता है, 8 माइनस हो सकता है, 12 माइनस हो सकता है और 16 भी माइनस हो सकता है, ठीक है। p की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी आ सकती है, तो p की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी आ सकती है। कितनी क्वेश्चंस बनी टोटल? एक ये हो गई, 2 ये हो गए, जब p को 1 रखा, q को 3 रखा, p को 2 रखा, q को 3 रखा, तो 1 और 2 3 और 3 साथ में 4 हो जाएंगे 7 इक्वेशंस। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हमसे कहा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k फॉर विच सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज मिनिमम। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ये निकालते हैं, मिनिमम मैक्सिमम बनाएंगे बाद में। पहले हमने इसके रूट्स मान लिए अल्फा और बीटा है सपोज, तो अल्फा प्लस में बीटा सम ऑफ रूट्स कितना होता है -b अपॉन a, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये रहा b यानी कि 2 इंटू के -2, ये हो गया b अपॉन में a कितना है 2, यानी कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई है
अल्फा प्लस बीटा आ गया के माइनस में 2। देन इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है सी अपॉन ए, तो माइनस का यहां पर आ गया के प्लस 1 यानी कि माइनस के माइनस 1 अपॉन में 2। ये सम, ये प्रोडक्ट, और हमें क्या निकालना है सम ऑफ स्क्वायर्स यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसको निकालना मैंने आपको समझाया था। इसको कैसे लिखते हैं, इसे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। देखो जब इसे खोलूंगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बनेगा, तो 2 अल्फा बीटा आगे पीछे यहां से कट हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसके लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल वैल्यू आ गई। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है के माइनस में 2, इसका होल स्क्वायर माइनस में 2, अल्फा बीटा कितना है माइनस के माइनस 1 अपॉन में 2। सॉल्व करते हैं अब इसे। सो ये हमारे पास आ जाएगा कि ये आ गया के स्क्वायर प्लस में 4 माइनस का 4k, देन 2 से 2 कट गया और अंदर क्या आ जाएगा प्लस का k प्लस में 1। सो इक्वल्स टू ये वैल्यू अब कितनी आ गई, ये आ गया के स्क्वायर देन माइनस का 3k, के स्क्वायर माइनस का 3k प्लस में 5। यहां तक आप बना सकते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है तो उसमें सम ऑफ रूट्स निकल सकता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकल सकता है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स निकल सकता है, तो ये वैल्यू निकाल सकते हैं। सिंप्लीफाई करके आप यहां तक लेकर आ सकते हो। मुद्दा क्या है कि ये मिनिमम मैक्सिमम का क्या चक्कर है, ये हमें समझना है कि मिनिमम मैक्सिमम का क्या चक्कर आ रखा होगा। तो देखो समझो, अगर आप डेरिवेटिव्स की मदद से करना चाह रहे हैं तो एक बार मैं आपको वैसे समझा दे रहा हूं और एक बार मैं आपको समझा दूंगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। हमें क्या दे रखा है के स्क्वायर माइनस में 3k प्लस में 5 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू हमने जैसे इसे y मान लिया, तो ये सम ऑफ स्क्वायर्स है, ठीक है, ये सम ऑफ स्क्वायर्स है और हम चाहते हैं कि ये मिनिमम बने। तो मिनिमम के लिए हम देखो क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो डेरिवेटिव हम निकालेंगे के की रेस्पेक्ट में, इनकी dy अपॉन में dk किया जाएगा, तो y डैश लिख देते हैं सीधा। के स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2k माइनस में 3, k का तो डेरिवेटिव 1 हो गया प्लस में 5 का हो गया 0। ठीक, अब मिनिमम मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं, इक्वल्स टू 0 रखते हैं और यहां से k की वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन में 2। तो जब k की वैल्यू आ रखी होगी 3 अपॉन 2, ठीक है। अब दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे तो y डबल डैश आ गया, तो यहां पर क्या आ गया 2 माइनस 3 का 0 आ जाएगा, यानी कि ये वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 0। तो याद करो जरा डेरिवेटिव, अगर हमें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है तो क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव करते हैं कि एक बार डिफरेंशिएट करते हैं फिर दूसरी बार डिफरेंशिएट करते हैं। जो ये दूसरी बार का डिफरेंशिएशन है, जो डबल डिफरेंशिएशन हमारे पास होता है, अगर ये आता है ग्रेटर देन 0 तो मतलब वैल्यू हमें मिली है मिनिमम, अगर ये आता है लेस देन 0 तो वैल्यू हमें मिली है मैक्सिमम। तो ये आ रखा है ग्रेटर देन 0 तो हमें वैल्यू मिली है मिनिमम। तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है, जब हमारे पास k आ रखा होगा इक्वल्स टू 3/2। यही हमसे क्वेश्चन में कहा गया। तो यहां पर आपको बताना है कि मिनिमम वैल्यू के लिए k कितना होना चाहिए, तो k होना चाहिए 3/2। अगर आपको ऐसे समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, वरना कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सीख लो। तो देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या करते हैं, के स्क्वायर माइनस का 3k प्लस में 5 लिखा। अब ये जो k का कोफिशिएंट है इनकी 3, इसका हाफ करते हैं, ये इनकी 3/2 और इसके स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है। देन ये वैल्यू है a स्क्वायर, ये है b स्क्वायर, ये है 2ab। तो इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं a माइनस में b का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। अब क्या बचा 5 माइनस में 9/4, तो यहां पे 1 और 4 का एलसीएम आ गया 4, तो यहां पर आ गया 4 और 20 माइनस में 9 यानी कि ये आ गया 11/4। अब देखो इस y वाले फंक्शन को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब ये फंक्शन हमारे पास मिनिमम कब आएगा, देखो ये नंबर तो है प्लस का, तो ये तो 0 होगा नहीं और यहां से कभी नेगेटिव वैल्यू आएगी नहीं क्योंकि स्क्वायर है ना, तो ये तो हमेशा प्लस में आएगा। तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है 0। 0 कब आएगा, जब k इज इक्वल्स टू 3/2 हो जाए। अगर k इज इक्वल्स टू 3/2 हो गया तो y की वैल्यू सबसे छोटी आ रखी होगी, क्या रखी होगी 11/4। तो हमें यही बताना है कि k की किस वैल्यू के लिए ये जो हमारे पास में इक्वेशन बनी है, जो y बना है पूरा फंक्शन, ये सबसे छोटा आ रखा होगा, मिनिमम आ रखा होगा, तो ये आएगा 3/2 के लिए। क्लियर है। तो एग्जाम में दोनों मेथड मत सजाने लग जाना, किसी एक को फॉलो करना जो चैप्टर आपको दोनों में से आता हो। अब ये मत बोलना दोनों ही नहीं आते। चलो शुरू करते हैं। देखो 6 क्वेश्चंस हो भी गए।
ओके, सो सेम मेथड है अगेन, इस मॉडुलस को हटाएंगे, एक बार प्लस में लगाएंगे, एक बार माइनस में लगाएंगे। अच्छा, एक और रूल बता देता हूं, देखो मान लो मॉडुलस x इज इक्वल टू वाई है अगर, तो x की वैल्यू क्या आएगी, एक बार तो प्लस का y और एक बार माइनस का y, ऐसे आएगा। लेकिन अगर मॉडुलस x ग्रेटर देन y है या फिर लेस देन y है, मतलब इनइक्वालिटी का साइन आ रखा है, इक्वल टू का साइन नहीं, या तो ग्रेटर देन का है या लेस देन का है, तो उस सिनेरियो में क्या करते हैं, जब प्लस वाली वैल्यू रखते हैं तब तो ये साइन रहता है एज इट इज, और जब नेगेटिव वाली वैल्यू यूज करते हैं तब ये साइन हो जाता है उल्टा। जब प्लस वाली वैल्यू यूज करते हैं, जैसे आपका प्लस का जो 3 है वो ग्रेटर देन 2 है, ठीक है, हमने क्या करें, एक बार इसे प्लस में लगाएंगे, एक बार माइनस में, तो देखो 3 ग्रेटर देन 2 आ गया। और अगर यहां पे माइनस में लगा दूं, माइनस का 3 लगा दूं, यहां पे 2 रखूं, अब अगर मैं यहां ग्रेटर देन साइन बनाता हूं तो वो गलत हो जाएगा ना, तो इसके लिए साइन को उल्टा कर देते हैं। तो जब पॉजिटिव वाली वैल्यू यूज करते हैं तो एज इट इज साइन रहेगा, और जब नेगेटिव वाली वैल्यू यूज करते हैं तो उस समय पर ये उल्टा साइन हो जाएगा। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को समझना, देखो देखो हमारे पास में ये फंक्शन है, सबसे पहले है एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2, अभी हमने प्लस में रखा पूरा फंक्शन, ठीक है, यहां पूरे के बाहर प्लस ही रखा हुआ है, हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई नहीं करा, तो ये साइन एज इट इज रहेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस में 2, तो आप देख पा रहे होंगे दोनों साइड वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी और 0 0 दोनों तरफ बन जाएगा, ठीक, तो ये तो काम नहीं आएगा। दूसरा सिनेरियो क्या हुआ, जब यहां पर नेगेटिव लग जाए, तो मतलब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस में 2, और ये साइन हो जाए उल्टा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस में 2, मैं यहां पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं या फिर यहां मल्टीप्लाई कर दूं, बात वही है, ठीक है, मैं माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई कहूं या एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई कहूं, बात वही है, ठीक है। अब सबको राइट हैंड साइड ले चलते हैं, तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 2x स्क्वायर, माइनस 3x कितना आ गया, माइनस का 6x, 2 प्लस 2 ये कितना आ गया, 4, और ये है ग्रेटर देन 0, ठीक है, यहां से पूरे से 2 कॉमन लिया, डिवाइड में भेजा, वो 0 बन गया। अब देखो क्या बचा हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस में 2, और ये पूरा फंक्शन आ रखा है ग्रेटर देन 0, तो ये हो गया ग्रेटर देन 0, ठीक। अब इसे फैक्टराइज करके आप कैसे लिख सकते हो, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस में x प्लस में 2 ग्रेटर देन 0, इन दोनों में x कॉमन आ जाएगा, तो यहां पर बच जाएगा x माइनस 2, तो x माइनस 2 बच जाएगा, ऐसे ही इन दोनों में माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 आ गया, सही है, ठीक है। अब देखो दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन 0 आया है तो या तो दोनों प्लस के रहे होंगे या फिर दोनों माइनस के रहे होंगे। अगर दोनों प्लस के हैं तो इसका मतलब x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 है और x माइनस 2 भी ग्रेटर देन 0 है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा कि x की वैल्यू, इससे हमें क्या मिला कि x की वैल्यू 1 से बड़ी है और इससे हमें मिल गया कि x की वैल्यू 2 से बड़ी है। अब इन दोनों का कंबाइंड रिजल्ट क्या है, ये वाला कि x की वैल्यू 2 से बड़ी है। क्यों? क्योंकि अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो ये कंडीशन तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो गई ना, 1 से तो वो वैसे ही बड़ी है। अब दोनों वैल्यूज अगर नेगेटिव हैं तो x माइनस 1 लेस देन 0 है और x माइनस 2 लेस देन 0 है। तो यहां से हमें क्या मिला कि x लेस देन 1 है और यहां से मिला x लेस देन 2 है। तो यहां से ये वाली कंडीशन सही हो गई। क्यों? क्योंकि अगर x लेस देन 1 है तो वो अपने आप ही लेस देन 2 तो हो जाएगा ना। तो या तो x लेस देन 1 हो या ग्रेटर देन 2 हो, दोनों कंडीशन सही है हमारे लिए। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा कि x या तो लेस देन 1 ले लो या ग्रेटर देन 2 ले लो। ऑप्शन है हमारा आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हमसे कहा गया अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑलवेज हैव रियल रूट्स। ठीक है, सो रियल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, d ग्रेटर देन इक्वल 0। इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक, तो यहां पे b स्क्वायर कितना है, m स्क्वायर माइनस में 4, a कितना है 1 और c कितना है 2, यह है ग्रेटर देन इक्वल 0। तो इससे हमें क्या मिला, m स्क्वायर माइनस में 8 ग्रेटर देन इक्वल 0। तो m स्क्वायर आ गया ग्रेटर देन इक्वल 8। अब यहां पे ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। देखो वैसे तो ना ऑप्शन में ग्रेटर देन और इक्वल दोनों होना चाहिए था, बट अगर यहां पे कोई ऐसा और ऑप्शन होता जिसमें ग्रेटर देन और इक्वल आता तो उस समय पर हम उसे टिक करते। बट यहां पर
m अगर m स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 8 है तो भी ठीक है, और अगर ये इक्वल टू 8 है तो भी ठीक है, और जो आंसर आना चाहिए था वो इन दोनों को कंबाइन करके आना चाहिए, बट ऑप्शंस के हिसाब से ये आपका बेस्ट सूटेड ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए सी वाला हमारा आंसर है। ठीक, इसमें आपकी अगर इक्वल टू कंडीशन हो दी जाती और वो कोई और ऑप्शन होता तो तब हम उसको ठीक करते, बट इन चारों में से बेस्ट ऑफ 4 कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी वाला। क्लियर, आगे चलते हैं। हमसे कहा गया अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फॉर्म। ठीक है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले तो याद करो, मैंने आपको बताया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अगर कभी भी ये इक्वेशन दे रखी हो, सेम ही है ना दोनों इक्वेशन, अगर कभी भी ये वाली इक्वेशन दी हो तो इसे आप कंपेयर करो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 से। इसका मतलब अगर कभी भी ये वाली इक्वेशन आपको दे रखी होगी तो इसके जो रूट्स होंगे वो हो जाएंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब इसे अल्फा मान लो और इसे बीटा मान लो, चाहो तो इसे बीटा इसे अल्फा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो अब हम सीखेंगे यहां पे अल्फा और बीटा की जब वैल्यूज डाल देंगे तो आंसर इससे फाइनल क्या रखा होगा। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन हमें सॉल्व करना है इसे y एज्यूम कर लेते हैं, लिखने में आसान रहेगा। तो जैसे y इक्वल्स टू, अब यहां पे सिग्मा का मतलब क्या होता है? समेशन, यानी कि j की वैल्यू 0 से डालनी शुरू करो और 3 तक डालते रहो और सभी वैल्यूज को ऐड करते रहो। तो j की वैल्यू जब हमने 0 डाली तो ये क्या आ गया? अल्फा की पावर 0 प्लस में बीटा की पावर 0, ये पहली वैल्यू हो गई। फिर उसके बाद में j की वैल्यू 1 डाल दो तो अल्फा की पावर 1 प्लस में बीटा की पावर 1। ऐसे ही यहां पर आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, फिर क्या आ गया? अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब, ये हमारे पास बन गया। ठीक है, तो अल्फा की पावर 0 प्लस बीटा की पावर 0, ये कितना आ गया? 1 प्लस में 1 यानी कि 2, प्लस अल्फा कितना है? ओमेगा, प्लस में बीटा है ओमेगा स्क्वायर, प्लस अल्फा स्क्वायर का मतलब हो गया ओमेगा स्क्वायर, और बीटा स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि ओमेगा की पावर 4। इसे कैसे लिख सकते हैं? ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। याद है ना, ओमेगा क्यूब 1 होता है। जब भी कोई वैल्यू 3 से बड़ी चल जाती है तो हम 3 से डिवाइड करते हैं और वो पावर तो बन जाती है 1, जो रिमेनिंग पावर होती है उसको लिख लेते हैं। सो यहाँ पे बीटा स्क्वायर का मतलब ओमेगा की पावर 4, यानी कि केवल ओमेगा। देन अल्फा क्यूब मतलब ओमेगा क्यूब है 1, प्लस बीटा क्यूब मतलब ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 6 मतलब अगेन 1, इक्वल्स टू यहां पर आ गया 2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। सो हमारे पास में कंडीशन क्या होती है? देखो, प्रॉपर्टी ये है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होता है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया? माइनस का 1। सो इसकी वैल्यू कितनी है? माइनस का 1। इसकी वैल्यू कितनी है? माइनस का 1। इसकी वैल्यू कितनी है? 2। सो 2 प्लस 2 4, माइनस में 2 ये आ जाएगा 2। सो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, आगे चलते हैं। देखो, तो आप इस क्वेश्चन को देखकर कह रहे होंगे कि सर ये तो बायनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, यहां पर कहां से आ गया? तो देखो, इसमें आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी यूज्ड है, इसलिए इस चैप्टर में डाला हुआ है। देखो, ये आपसे कहा गया नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, इस एक्सपेंशन में कितनी बनेगी। ये है एक्स स्क्वायर, ये है वाई स्क्वायर और ये है 2xy, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। तो क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं? x प्लस 1 का होल स्क्वायर, खोल के देखो, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x, और इस पूरे की पावर कितनी दे रखी है हमें? 5, प्लस ऐसे ये है ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर, ये है 2ab। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो, खोलूंगा ना तो क्या आएगा? 4y स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2 इंटू 2y इंटू 1 यानी कि 4y। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये आ गई पावर 5। अब ये क्या बन गया? x प्लस 1 की पावर 10, और यहां पर है 2y प्लस में 1 की पावर 10। तो देखो, एक प्रॉपर्टी बता देता हूं आपको। अगर हमारे पास x प्लस वाई की पावर n लिखा हुआ है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है? n प्लस 1। वैसे जब मैं आपको बायनोमियल थ्योरम पढ़ाऊंगा तभी और डिटेल में बताऊंगा। तो अभी इसके लिए जो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं वो आप सीधा समझ लो कि n प्लस 1 है। आप इसे ऐसे जान लो कि x प्लस वाई की अगर पावर 1 है तो देखो यहाँ कितनी टर्म्स है? एक x और एक y, 2 टर्म है। अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा तो कितने टर्म होगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यानी कि 3 टर्म्स। तो जितनी पावर होती है उससे एक ज्यादा टर्म होती है। अगर पावर n है तो n प्लस 1 टर्म्स हो जाएंगी। तो यहां पर कितनी टर्म्स हो गई? 11, और यहां पर कितनी टर्म्स हो गई? 11। तो आप कहोगे सर 11 प्लस 11 22, ये सीधा मेरा आंसर आ गया। ये गलत है, ये आंसर नहीं है। ठीक है, सुन लो पहले पूरी बात। देखो, इसको जब खोलूंगा ना 11 टर्म्स आ जाएंगी, बहुत ठीक बात है। इसको खोलूंगा 11 टर्म्स आ जाएंगी, बहुत ठीक बात है। लेकिन इसमें एक टर्म आएगी कांस्टेंट,
और इसमें भी एक टर्म आएगी कांस्टेंट। एक टर्म ऐसी आएगी जब हमारे पास होगा 10c0 x की पावर 0 और 1 की पावर 10। ऐसे ही यहां पे एक टर्म आएगी 10c0 2y की पावर 0 और 1 की पावर 10। तो देखो 10c0 का मतलब 1 है, x की पावर 0 का मतलब भी 1 है, और यहां से क्या मिलेगा 1 प्लस ये 1 और इसका मतलब भी 1। तो देखो एक टर्म ये और एक टर्म ये ऐड होकर एक ही टर्म बन गई, दोनों में 2। तो 11 प्लस 11 माइनस 1 यानी कि टोटल 21 टर्म्स आ रखी होंगी। तो आंसर सी वाला आ जाएगा। ये टफ नहीं है, ये ट्रिकी है, ये पैटर्न है आपका एनडीए का, ये जेई का पेपर नहीं है। यहां पे कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में नहीं जानना है, आपको ट्रिक्स आनी है। ट्रिक्स मतलब आपका ना फंडामेंटल क्लियर हो रखा हो, आप इसको बस तुक्केबाजी में ना चला दो। कोई बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, 11वीं कक्षा का कॉन्सेप्ट है भाई आपका, तो ये सभी को आता है। मुद्दा यहां आके फंसता है। ये चीजें आपकी जो ट्रिक्स है ना, छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं, ये एनालिसिस आपका बहुत जरूरी है एग्जाम में। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया। अच्छा, आधे से ज्यादा बच्चे तो ना ऐसा क्वेश्चन देख के ही छोड़ देंगे कि सर ये तो है इतना टफ, मैं इसको कर ही नहीं रहा। भाई कुछ टफ नहीं है, इसको मैं ओरली बनाने सिखा दूंगा आपको। अभी सुन लो जरा एक बार। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया, ए यूनियन बी कर रखा है हमने। ओके ठीक है, ए और बी कुछ होंगे, इनकी वैल्यू एक्स आ रही है, ठीक है मान लेते हैं। तो हमें ये दे रखा है, हमारा फोकस इतने से इससे पर है कि x माइनस ए इंटू में x माइनस बी दे रखा है, और ये आ रखा है ग्रेटर देन 0, और हमसे ये भी कहा गया कि a b से छोटा है। ठीक है, तो देखो हम तो सीधा सीधा क्या समझ रहे हैं कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करा जिससे ग्रेटर देन 0 इनकी पॉजिटिव आ गया। कब आएगा, जब या तो दोनों प्लस के हों या फिर दोनों माइनस के हों। दोनों को प्लस के रख लो पहले, तो x माइनस ए को ग्रेटर देन 0, x माइनस बी को ग्रेटर देन 0 रख लो। ठीक है, तो x आ गया a से बड़ा और x आ गया b से बड़ा। ठीक है, अब उसने क्या कहा कि a छोटा है b बड़ा है, तो हम मान लेते हैं कि a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब क्या आ गया कि x 2 से बड़ा है और x 3 से बड़ा है। तो x अगर 3 से बड़ा है तो 2 से बड़ा तो ऑलरेडी हो गया ना। a और b में कौन बड़ा है, b बड़ा है, तो अगर x की वैल्यू b से बड़ी है तो a से बड़ी तो ऑटोमेटिकली हो गई है। तो एक तो हमें ये कंडीशन मिल गई। ठीक है, फिर उसने कहा कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो या तो दोनों प्लस के दोनों माइनस के, तो हम दोनों माइनस के रख लेते हैं। तो x माइनस ए लेस देन 0 है और x माइनस बी भी लेस देन 0 है, ये सिनेरियो भी बन सकता है। तो x की वैल्यू a से छोटी है और ऐसे ही x की वैल्यू b से छोटी है। अब x 2 से छोटा है, x 3 से छोटा है, तो कंबाइंड बनेगा ये वाला, क्योंकि अगर वो छोटे वाले से छोटा है तो बड़े से छोटा तो ऑलरेडी है ना। x अगर 2 से छोटा है तो 3 से छोटा तो ऑलरेडी हो गया। तो यानी कि x की वैल्यू या तो a से छोटी है या x की वैल्यू b से बड़ी है। ठीक है, अब यूनियन में हमारा आइदर और कवर्ड अप होता है, यानी कि या तो x को लेस देन a ले लो और या तो x को ग्रेटर देन b ले लो। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, x ग्रेटर देन b। सो x ग्रेटर देन b में दोनों मैच हो रहे हैं, दोनों कट हो गए। x लेस देन a, तो ये वाला कट हो गया, ये वाला आंसर आ गया। x दो फंक्शंस के यूनियन से बनता है, एक फंक्शन जिसमें x को कहा गया कि वो लेस देन a हो और दूसरा फंक्शन जिसमें कहा गया कि x ग्रेटर देन b हो। ये दो फंक्शंस के कंबाइंड होने पर x की वैल्यू बनती है और वही इस ऑप्शन में दिखा रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सीधा सीधा आंसर आ गया। क्लियर है, आगे चलते हैं। ओके, सो अगले के क्वेश्चन में देखो हमसे क्या कहा गया, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस एंड दिस। ओके, तो दो कंडीशंस है हमारे पास, एक ये वाली है और एक ये वाली है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन का इन जनरल जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा और बुक्स वगैरह में, पहले मैं आपको वो एक बार दिखा देता हूं। इसमें आपको इस तरीके से 4 लाइनें बनाई हुई दिखेंगी, मतलब कि आपके पास में x ग्रेटर देन इक्वल 4 के लिए एक ये वाली लाइन, फिर आपके पास में लेस देन इक्वल 4 के लिए, देन उसके बाद में x इक्वल्स टू 0 के लिए, y इक्वल्स टू 0, x y z, मतलब बहुत कुछ आपको मिल रखा होगा, पर ऐसा करने की जरूरत अभी है नहीं। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आगे क्वेश्चन रखा हुआ है जिसमें आपको एरिया निकालना होगा, जहां पर आपको ऐसा बनाना पड़ता है। बट ये बेसिक क्वेश्चन है, ये जो अभी दे रखा है ना, ये बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पे कोई एरिया वगैरह नहीं निकालना है, यहाँ पे बस आपको सोल्यूशन बनाना है। तो सोल्यूशन बनाने के लिए मुझे इतना सारा करने की जरूरत नहीं है, कुछ मत करो, एक ये ले लो और इसके साथ ये वाली कंडीशन ले लो। तो देखो यहां पर क्या दे रखा है कि x लेस देन इक्वल 4 माइनस 4 हो, और यहां दे रखा है x लेस देन इक्वल 4 हो। दोनों से कंबाइंड क्या मिल जाएगा कि x लेस देन इक्वल माइनस 4 हो, क्योंकि अगर वो लेस देन इक्वल माइनस 4 है तो 4 से छोटा तो ऑलरेडी हो गया।
यहां पे क्या दे रखा है, y ग्रेटर देन इक्वल 0 हो, और इधर दे रखा है कि y लेस देन इक्वल 0 हो। तो y ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 एक साथ तो पॉसिबल है नहीं, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है कि y इक्वल्स टू 0 आ जाए। सो यहां से हमें मिल जाएगा कि y की वैल्यू इक्वल्स टू आ रखी हो 0, और यहां से मिल गया x लेस देन इक्वल हो -4। सो x लेस देन इक्वल -4, y इक्वल्स टू 0। ऑप्शन सी हमारा आंसर। क्या हमें कुछ भी इस तरीके के लाइंस वगैरह बनाने की जरूरत पड़ रही है? नहीं, तो इसे अभी नहीं करना है। ठीक, जब इस टाइप की जरूरत पड़ेगी तो करवा दूंगा। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, x की पावर में log x बेस 7। ये लिखा कैसे हुआ है, ये टाइपिंग में आपको ऐसे दिख रहा होगा, ये एक्चुअल में ऐसे लिखा हुआ है कि x की पावर में log x है और उसके बेस में 7 है। देखो एक प्रॉपर्टी वो समझाता हूं आपको। अगर मान लिया a की पावर में log है, ठीक है, यहां पर आ रखा है b और बेस में c है, तो इसे आप कैसे लिख सकते हो कि ये जो यहां log के 7 नंबर है ना b, पहले इसको लिखो, इसकी पावर में log लिखो, और ये जिसकी पावर में थे उसे यहां पे लिख दो, बेस सेम रहेगा, यानी कि बेस सी था, बेस सी रहेगा। ये दोनों नंबर्स आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। अब यहां पर तो ऐसा करने का कोई लॉजिक नहीं है, दोनों नंबर x हैं, तो इसे कैसे सोल्व करा जाएगा? तो देखो समझो, हमने जैसे यहां पे ले रखी है वैल्यू, यहां पे इस पूरे को क्लियर कर लेते हैं पहले। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट पेज पे मैं सिंप्लीफाई करता हूं। देखो यहां पे क्या दे रखा है, x की पावर में log x बेस 7 ग्रेटर देन 7, x से ग्रेटर देन 0। हमें बताना है कौन सी x की वैल्यू सही होगी। ओके, सो देखो x की पावर में है log x जिसके बेस में है 7, और ये पूरा आ रखा है ग्रेटर देन 7, ये है ग्रेटर देन 7। ओके, तो हम दोनों साइड में log लगा देते हैं। तो दोनों साइड में जब हमने log लगा दिया, कि यहां पर भी log लगा दिया और यहां पर भी log लगा दिया, तो ये जो पावर में नंबर है ये आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि हमारे पास में क्या बन जाएगा, log x बेस 7 इंटू log x आ गया, और ये आ रखा है हमारे पास में ग्रेटर देन 7। ठीक है, जब यहां पे कुछ बेस नहीं लगा तो इसका मतलब बेस एक्सपोनेंशियल है। अब ये जो log x बेस 7 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log x अपॉन में log 7। अगर ये सब कुछ आपको कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं तो log के ऊपर मैंने कंप्लीट कोर्स अपलोड कर रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको जाकर देखो, प्लेलिस्ट में लिंक है, और वहां से ये फंडामेंटल्स अपने क्लियर कर लो। इन दोनों को हम कैसे लिख सकते हैं कि log a बेस b को हम लिख सकते हैं log a अपॉन में log b, दोनों का बेस सेम है होगा, तो बेस यहाँ पे एक्सपोनेंशियल। इनटू में क्या रखा है log x, और इस log 7 को भी यहाँ पर माइनस में ले आते हैं, और ये हो गया ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहाँ पे log x इंटू में log x क्या बन गया, log x का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1 और log 7 का एलसीएम आ गया log 7, तो यहां पर भी आ गया log 7 का स्क्वायर। अब यहां जो बेस का log 7 था वो उधर मल्टीप्लाई में गया, 0 बन गया, तो ये है ग्रेटर देन 0। अब ये आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a माइनस में b और a प्लस में b, तो log x प्लस में log 7, और अगेन ये वैल्यू आ गई है ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब अगर ये ग्रेटर देन 0 है, देखो फिर वही पहले वाली कंडीशन कि दोनों को एक बार प्लस में रख देंगे, दोनों को प्लस में रखा तो यहां से क्या मिल गया कि log x ग्रेटर देन log 7 आ रखा हो, और यहां से आ जाएगा कि log x ग्रेटर देन log 7 और यहां माइनस में आ रखा हो। ठीक, तो इससे हमें क्या मिल गया, यहां से मिल गया कि ये जो माइनस का 1 है इसको यूटिलाइज करना समझना, log x ग्रेटर देन आ रखा हो log 7 से, और यहां पे आ रखा है कि log x ग्रेटर आ रखा हो log की पावर, इसको दोबारा लिख देता हूं, देखो ये समझने में आसान रहेगा, यहीं पे ही बना देता हूं। देखो ये वाली वैल्यू तो रहने दो एज इट इज, इस वाली वैल्यू को समझो, इसे कैसे लिख सकते हैं, log 7 की पावर -1, यानी कि इसे लिख सकते हैं log 1 अपॉन में 7। तो ये कंडीशन कैसे बन गई कि log x ग्रेटर देन है log 7 से और log 1 अपॉन में 7 से, तो यहां से आया कि x या तो 7 से बड़ा है या फिर 1 अपॉन 7 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली x 7 से बड़ा है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो ही है। अब एक बार दोनों को नेगेटिव ले लो, तो जब दोनों को नेगेटिव लोगे तो क्या आएगा, log x लेस देन log 7, और यहां से आ जाएगा log 1 अपॉन में 7, तो या तो x 7 से छोटा है या 1 अपॉन 7 से छोटा है, तो ऑब्वियसली x 1 अपॉन 7 से छोटा है, तो 7 से छोटा तो ऑलरेडी हो जाएगा। तो दो सिनेरियोस बन रहे हैं, या तो x 7 से बड़ा हो या 1 अपॉन 7 से छोटा हो, तो या तो x 7 से बड़ा हो और 1 अपॉन 7 से छोटा हो, तो 7 से बड़ा यानी कि 7 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी, और 1 अपॉन 7 से छोटा तो क्या माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस ये 1 अपॉन 7 तक नहीं।
क्यों नहीं? क्योंकि आपका log नेगेटिव नंबर्स में डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, log नेगेटिव नंबर्स में डिफाइंड नहीं होता। इसके अलावा log आपका जीरो में भी डिफाइंड नहीं होता, नेगेटिव में भी डिफाइंड नहीं होता और जीरो में भी डिफाइंड नहीं होता। तो इसका मतलब x की वैल्यू ना तो नेगेटिव आ सकती है और ना ही जीरो आ सकती है। तो यहां पे देखो ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट मतलब जीरो इंक्लूडेड नहीं है। तो x की वैल्यू 7 से छोटी हो, कहां तक छोटी हो? जीरो तक छोटी हो, लेकिन जीरो शामिल नहीं है इसलिए ओपन ब्रैकेट यूज हुआ। ये भी हमारे फेवर का है, ये भी हमारे फेवर का है, तो दोनों को आइदर और में यानी कि यूनियन में रखेंगे। तो x की वैल्यू ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया हाउ मेनी रियल रूट्स डज दिस इक्वेशन हैव। तो ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में आएगा, मॉडुलस एक्स की वैल्यू प्लस है और यहां पर भी प्लस लगा हुआ है यानी कि प्लस 3 mod x, ये प्लस का हो गया। प्लस में 2 तो ये भी प्लस इक्वल्स टू 0। तीन वैल्यूज को ऐड करके 0 नहीं आएगा अगर तीनों पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब इसका कोई रियल रूट नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन ए। ठीक, आगे चलते हैं। हमसे कहा गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट टू द इक्वेशन। ओके, ये हमारे पास में कोई इक्वेशन दे रखी है, तो पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो इक्वेशन हमारे पास कैसे हो जाएगी, 4x माइनस पी और x माइनस क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स माइनस का क्यू एक्स प्लस में पी क्यू माइनस में आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब 4 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया 4x स्क्वायर, देन उसके बाद में माइनस ये 4 हमारे पास एज इट इज और यहाँ पे p प्लस में q, ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास, इसमें x ले लिया कॉमन, यहाँ पे x लिख दिया और माइनस का 4 ये हमारे पास बाहर आ गया, प्लस में 4 पी क्यू माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। देखो एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, एक एक्स वाली टर्म है, एक कांस्टेंट टर्म है, इक्वल्स टू 0 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब हमसे कहा गया पी क्यू आर रियल नंबर्स हैं और हमें कंडीशन किस चीज के लिए बतानी है, जब रूट रियल हो। तो रूट्स रियल कब होते हैं, जब आपका डी, इक्वेशन में यहां पे लिख दे रहा हूं, इक्वेशन क्या है 4x स्क्वायर, इक्वेशन है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस का 4 इंटू पी प्लस में क्यू एक्स प्लस में 4 पी क्यू माइनस में आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन बन रखी है। तो हमसे क्या कहा गया, रूट्स रियल हो। तो रूट्स रियल कब होते हैं, जब d ग्रेटर देन इक्वल 0 हो, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल 0। यह है पूरा b, इसका स्क्वायर करूंगा तो 4 का स्क्वायर आ गया 16 और p प्लस क्यू का स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर माइनस में 4, a कितना है 4 और c हमारे पास कितना है 4 पी क्यू माइनस आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है, तो देखो यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab खुलेगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा 16 पी स्क्वायर प्लस में 16 क्यू स्क्वायर और 2 पी क्यू इंटू में 16 करा गया तो ये आ गया 32 पी क्यू, देन ये आ गया 16 इंटू में 16 करा जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 16 इंटू में 4 हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 64 पी क्यू और माइनस माइनस प्लस 16 आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये 16 पी स्क्वायर 16 क्यू स्क्वायर ये हमने लिखा एज इट इज 16 पी स्क्वायर 16 क्यू स्क्वायर 32 पी क्यू माइनस 64 पी क्यू, तो ये आ गया 32 पी क्यू प्लस में 16 आर स्क्वायर। पहले भी सोल्व कर लें दो, आप समझ लेना मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूं, अभी कर दूंगा एक्सप्लेन। देखो यहाँ पे 16 अगर कॉमन ले लूं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab बन जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस का 2pq बन जाएगा, उसे हम क्या लिख सकते हैं p माइनस क्यू का होल स्क्वायर और प्लस में 16 आर स्क्वायर। अब देखो समझो, ये है प्लस का स्क्वायर हो रहा है तो आंसर प्लस में आएगा, ये 16 ऑलरेडी प्लस का है, आर स्क्वायर भी प्लस में आएगा और यहां भी प्लस है, मतलब दोनों वैल्यूज प्लस की आ रही है ना, तो ये आएगा ग्रेटर देन इक्वल 0। इसका मतलब रियल की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, जो डी है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 ही तो आ रहा है, तो फर्स्ट वाला केस जो है कि रूट्स रियल होंगे इसके, वो सही हो रहा है। सेकंड उसने क्या कहा कि रूट्स आर इक्वल इफ p इज इक्वल्स टू q एंड r इज इक्वल्स टू 0। तो देखो रूट्स इक्वल कब होते हैं, रूट्स इक्वल तब होते हैं जब d इज इक्वल्स टू 0 होता है। d इज इक्वल्स टू 0 होने का मतलब ये जो पूरी वैल्यू आ रखी है ये इक्वल्स टू 0 हो, और ये पूरी वैल्यू 0 कब हो सकती है, जब ये हिस्सा 0 हो, यानी कि जब r 0 हो और ये हिस्सा 0 हो। तो ये हिस्सा 0 कब हो सकता है, जब p माइनस क्यू 0 हो, यानी कि p की वैल्यू q के बराबर हो।
तो अगर हमारे पास p की वैल्यू q के बराबर है और r 0 है, उस सिनेरियो पर रूट्स इसके इक्वल हो सकते हैं। तो दोनों वैल्यूज ठीक दे रखी हैं, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। सो बोथ 1 एंड 2 ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे। ठीक, और ये मैं आपको कोई बेसिक या इजी क्वेश्चंस नहीं बता रहा हूं, ये मैं आपको एक्चुअल पेपर के क्वेश्चंस बता रहा हूं भाई। आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाओ और वहां जाकर एनडीए 2019 का सेकंड पेपर निकालो, ये डिप्टो क्वेश्चन एज इट इज आपको हर एक सेट में मिलेगा। सभी सेट्स में क्वेश्चन सेम होते हैं, बस आगे पीछे दे रखे होते हैं। तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आते हैं। ये अभी आपको पढ़ने में बड़े आसान से लग रहे होंगे, आसान ही है, इसी तरीके से पढ़ोगे तो आसान ही है। और अगर आपने बेसिक वाला मेरा कोर्स देख रखा होगा तब तो ये पेपर आपको हलवा लगेगा। तो इतना टफ है नहीं एनडीए, जितना बड़ा हुआ हमने बना रखा होता है। तो आप देख पा रहे हैं ना कितने इजी क्वेश्चंस होते हैं, एक्चुअल क्वेश्चंस हैं, मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस नहीं है, ये बेसिक बुक के क्वेश्चंस नहीं है। आप कहते हैं कि आर एस अग्रवाल इजी है, ये है वो है, उसके कॉन्सेप्ट से करवा रहा हूं ना, तो ये तो सोल्व हो रहे हैं और पेपर निकल रहा है। तो फिर इजी टफ का कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो वो यहां से हो रहा है। ठीक, तो आप इसका मतलब मैं दिए हुए डाटा पे भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम जरा, अभी तो बहुत कुछ सीखने के लिए बाकी है। अब देखो समझना, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, टफ नहीं है, मतलब अच्छा इसमें मतलब कॉन्सेप्ट सीखने मिलेगा। देखो सुनना, हमसे क्या कहा गया, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस। तो ये 3 लाइन है और ये किसी एरिया को कवर्ड अप करेंगी। हम देखते हैं वो एरिया कौन सा है। सबसे पहले y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखो यहां कॉन्सेप्ट बताता रहता हूं मैं आपको। अगर दे रखा होता है x इज इक्वल्स टू 0 तो इसका मतलब होता है y एक्सिस, और अगर दे रखा होता है y इज इक्वल्स टू 0 तो इसका मतलब होता है x एक्सिस। अगर हमने ये बनाई है y एक्सिस और ये हमने बना रखी है x एक्सिस, तो ऐसी कौन सी लाइन है जिसपे हमेशा x 0 आता रहेगा। तो x 0 आता है आपका हमेशा y एक्सिस पे। तो x इक्वल्स टू 0 ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, y एक्सिस को। और अगर कभी दे रखा है y इज इक्वल्स टू 0 तो y हमेशा कब 0 आ रखा होता है, आपकी x एक्सिस पे। तो y इज इक्वल्स टू 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा, x एक्सिस को। तो हमसे कहा गया कि एक लाइन है y इज इक्वल्स टू 0, तो एक लाइन हम y इज इक्वल्स टू 0 बना देते हैं। सो इसको ठीक बना लेते हैं थोड़ा। सो सबसे पहले ये हमारे पास में आ गया आपका y एक्सिस एंड देन ये हमारे पास आ गया x एक्सिस। तो पहली लाइन हमसे कौन सी कही गई है, पहली लाइन हमसे बोली गई है y इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू 0 ये वाली लाइन है। ठीक, देन हमसे क्या बोला गया, हमसे कहा गया सेकंड लाइन है आपके पास y इज इक्वल्स टू 8। इसको भी समझो, अगर कभी हमें दे रखा हो x इज इक्वल्स टू k मतलब कोई भी कांस्टेंट दे रखा हो, तो उस सिनेरियो में क्या होता है, आपके पास में x की वैल्यू फिक्स आएगी, यानी कि x की वैल्यू k आती रहेगी, चाहे y जो मर्जी डाल लें। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर ये मेरे पास में y एक्सिस है और ये हमारे पास में x एक्सिस है। ठीक, अगर मैं ये लाइन लिख लेता हूं, ये लाइन बनाता हूं, ये लाइन ना y एक्सिस के पैरेलल है। अब देखो यहां पे x की वैल्यू सपोज 3 थी या k थी। ठीक, तो अगर मैं यहां जाऊंगा, यहां पर भी x की वैल्यू 3 रहेगी, यहां पर भी x की वैल्यू 3 रहेगी, यहां पे y की वैल्यू मान लो 5 आ गई, यहां पे x की वैल्यू अभी भी 3 है, यहां पे x की वैल्यू अभी भी 3 है, y की वैल्यू 2 आ गई, यहां पे जाऊंगा x की वैल्यू आपके पास में अभी भी 3 है, y की वैल्यू -2 आ गई। तो यहां पर मेरा x तो हमेशा कांस्टेंट चल रहा है ना, तो x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल आने वाली एक लाइन। इसी तरीके से अगर मैंने ये वाली लाइन बना दी होती जो x एक्सिस के पैरेलल होती, तो इस पे देखो हर जगह पर y फिक्स आता रहता, इस जगह पर जितना y होता वो फिक्स आता रहता, यानी कि y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट कभी दिया होगा तो इसका मतलब हो जाएगा पैरेलल टू x एक्सिस। अब यहां पे लाइन क्या दे रखी है, यहां पे दिया गया है y इज इक्वल्स टू 8। सो y हमारे पास में 8 मान लो यहां पर है। ठीक, y इज इक्वल्स टू 8 का मतलब x एक्सिस के पैरेलल लाइन है। अब देखो इस लाइन पर ना आप कोई भी पॉइंट ले लो, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे, इस लाइन के ऊपर आने वाला कोई भी पॉइंट ले लो, उसमें x की वैल्यू बदलती रहेगी पर y की तो फिक्स है ना, y की वैल्यू 8 फिक्स आ रखी है। तो ये कौन सी लाइन हो गई हमारे पास, y इज इक्वल्स टू 8 वाली। ठीक है, अब लास्ट लाइन देखो, हमसे कहा गया x मॉडुलस लेस देन 5 है। ठीक है, x मॉडुलस लेस देन 5 है। तो अभी देखो हमने क्या सीखा था, देखो इसमें 3 कॉन्सेप्ट सीख लिए यहां पे हमने, ये पहला,
ये दूसरा। और अब तीसरा समझना, हमने ये समझा था कि जब ये मॉडुलस हटता है तो वैल्यू प्लस माइनस में आती है, तो जब इनइक्वालिटी होती है और हम प्लस में रखें तो साइन रहता है एज इट इज, और जब हम इसको नेगेटिव में लेंगे तो साइन आ जाएगा नेगेटिव। तो x ग्रेटर देन -5 और लेस देन 5, अगर x इक्वल्स टू 5 होता, ठीक है, x इक्वल्स टू 5 होता या -5 होता, तो आप देखो वो दोनों लाइनें बनाना कहां कहां पर बनेगी। देखो, तो अभी के लिए जैसे यहां पे मान ले रहा हूं मैं कि इस जगह पर, ठीक है, इसे एरो को हटाओ, देखो इसे समझाता हूं, इसे एक्सटेंड करना पड़ेगा अभी। ये हमने इसको आगे खींच दिया अब लाइन को, ठीक। अब इसमें इस जगह पर मान लो 5 है, ये है हमारे पास y एक्सिस और ये है हमारे पास में x एक्सिस। ये जो लाइन आ रखी है ये आपके पास में आ रखी है नीचे x एक्सिस, ठीक। अब इसमें इस जगह पर 5 है और यहां पर आ गया माइनस का 5, तो x इज इक्वल्स टू 5 रिप्रेजेंट करेगा इस वाली लाइन को पैरेलल टू y एक्सिस। इसी तरीके से x इक्वल्स टू -5 रिप्रेजेंट करेगा इस लाइन को पैरेलल टू y एक्सिस। तो जब हमसे कहा गया कि x 5 से छोटा है तो मतलब पीछे की साइड में आ जाएंगे ना अब हम, ठीक। तो x 5 से छोटा है तो पीछे की साइड में आ जाएंगे, इस लाइन की बात कर रहा हूं कि x लेस देन 5 को मतलब इससे पीछे की साइड आ जाएंगे। फिर उसने कहा कि x हमारा ग्रेटर देन -5 आ रखा है, जब इस लाइन की बात है तो -5 से आगे बढ़ जाएंगे। तो -5 से आगे का हिस्सा ये, +5 से पीछे का हिस्सा ये, और इसमें y इक्वल्स टू 8 से नीचे की वैल्यू, y इक्वल्स टू 0 के ऊपर की वैल्यू, यानी कि इन दोनों लाइंस के बीच की वैल्यू। तो अब ये पूरा एरिया हमसे मांग रखा है, तो एरिया आप निकाल लो। देखो यहां से यहां तक की लंबाई, ये पूरा हमारे पास रेक्टेंगल बन गया ना, तो लेंथ कितनी आ रखी है, -5 और 5 के बीच में कितने का गैप है, 10 का, ठीक है। अब 0 और 8 के बीच में कितने का गैप है, 8 का, तो 8 इंटू 10 80 स्क्वायर यूनिट, ये हमारे पास एरिया आ जाएगा। आपसे एरिया ही निकालने कहा गया था, सो हमारे पास आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। इस क्वेश्चन के साथ साथ जो जो कॉन्सेप्ट सीखे उनको भी ध्यान रखना और कोशिश करना है इसके साथ साथ आप अपने नोट्स भी बनाते रहें। अच्छा, एक और चीज, जो मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का बेसिक कोर्स कराया उसके मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं। इस प्रीवियस ईयर्स के नोट्स नहीं प्रोवाइडेड हैं, तो इसके आप साथ साथ या तो इसी की मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा अगर आपको चाहिए होगी, या फिर आप साथ साथ इन चीजों के नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। सो आगे चलते हैं। 10 क्वेश्चन और रह गए हैं, 16 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। देखो, Which one of the following is the second degree polynomial equation? सेकंड डिग्री पोलिनोमियल का मतलब एक पोलिनोमियल जिसकी पावर 2 है। पावर 2 किसकी होती है, डिग्री मतलब 2 किसकी होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। कितने, देखो सही शब्दों में बोला गया, पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोला उसने। यही तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने जरूरी है। सो उसने कहा सेकंड डिग्री का पोलिनोमियल फंक्शन इनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन f ऑफ x है, जहां पे f0 की वैल्यू है 5, f-1 की वैल्यू है 10 और f1 की वैल्यू है 6। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, यानी कि अगर मैं x की जगह पर 0 डालूं तो 5 आ जाए। ओके ठीक है, यहां 0 डाला 5 आया, यहां 0 डाला 5 नहीं आया, यहां 0 डाला 5, यहां 0 डाला 5, तो तीन ऑप्शन अभी शक के घेरे में है। ठीक है, f अगर यहां पे x की वैल्यू -1 डाल दूं तो 10 आ जाए, यहां -1 डाल दिया तो कितना आया 5, प्लस में 2 प्लस में 5, तो ये आ गया 12, ये कट गया। ठीक है, यहां डाल दूं -1 तो ये आ गया 3, प्लस में 2 प्लस में 5, ये आ गया 10, ये सही है अभी तक। इसके बाद में यहां पर आ गया 3 प्लस में 10 प्लस में 5, ये आ गया 18, तो ये भी गलत है। तो आंसर तो मेरा आ चुका ऑप्शन सी। चाहो तो ये भी चेक कर लो कि अगर x की वैल्यू 1 डालो तो 6 आ रहा है या नहीं। तो 1 डाला तो 3, माइनस में 2 प्लस में 5, 5 3 8 माइनस 2 6, तो ये आंसर हमारा क्लियर हो गया। या तो ऐसे कर लो, या देखो एक और मेथड बताता हूं, जो फंक्शन f ऑफ x है, ठीक है, दूसरे पेन से लिखते हैं मजा आएगा। ठीक है, तो इसमें आपका जो फंक्शन f ऑफ x है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना, तो ये कितना आया ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, ठीक, इक्वल्स टू 0। ये होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसने क्या बोला, f इक्वल्स टू 0 रखने पे 5 आएगा, तो x की वैल्यू 0 रख दो, तो ये 0 प्लस में ये 0 प्लस में c, इसको भी हटा लो, ये इक्वल्स टू 0 को भी हटा लो, केवल फंक्शन लेके चलते हैं। तो उसने कहा x जब हम 0 रखेंगे तो ये फंक्शन 5 आएगा, तो यहां से क्या मिल गया कि c की वैल्यू 5 है। ओके, अब फंक्शन क्या रह गया, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में 5।
अब उसने क्या बोला, अगर x की वैल्यू -1 रखूंगा तो 10 आंसर आ जाएगा, तो -1 रख लो, तो ये कितना आ गया, a माइनस बी प्लस में 5 इज इक्वल टू 10, तो यहां से आ गया a माइनस बी इज इक्वल टू 5। इसने बोला x अगर 1 रखूंगा तो आंसर 6 आएगा, तो 1 रख लो, तो a प्लस में b प्लस में 5 इज इक्वल टू 6, तो यहां से क्या आ गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 1। इन दोनों को सोल्व कर लो, तो इससे 2a आ जाएगा हमारे पास 6 और a की वैल्यू आ गई 3, a की वैल्यू आ गई 3, तो इससे b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2, तो a 3 b -2 और c 5, तो बन गई ना देखो इक्वेशन। तो आप डायरेक्ट भी बना सकते थे, आपको दोनों में से जो मेथड सुटेबल लगे उसे आप यूज कर सकते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं अब। ओके, सो देखो अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, इफ p एंड q आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p क्यूब प्लस q क्यूब। या तो आप सीधा सीधा इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो, तो देखो 221 है, तो 221 किससे डिवाइड हो जाएगा, 13 से डिवाइड हो जाएगा, सो 13 1 जा 13 कर देंगे, तो यहां पे आ गया 91, 13 7 91 और 17 से एक बार कट जाएगा, तो 13 और 17 को ऐड कर देंगे 30 आ जाएगा, तो यहां से क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस का 30x प्लस में 221 माइनस का अपोजिट प्लस, प्लस और प्लस प्लस, तो 17 और 13 ये दोनों इसके रूट्स आ गए, तो p हो गया 17, q हो गया 13, इन दोनों का क्यूब कर दो, ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी वाला। या तो ये तरीका है, या p क्यूब प्लस में q क्यूब को खोल दो, तो a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, ये होता है a प्लस में b इंटू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है, माइनस बी अपॉन है, यानी कि 30, और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस का 2pq, और ये वाला pq मिलाकर क्या हो गया, माइनस का 3pq। ठीक है, तो यहां पर आ गया 30, अब p प्लस क्यू का मतलब कितना है 30, तो 30 माइनस बी अपॉन ए होता है ना, तो 30 का स्क्वायर कितना हो गया 900 माइनस में 3 इंटू पी क्यू मतलब सी अपॉन ए यानी कि 221। सो यहां पर आया 30 और यहां पे हमारे पास कितना आ गया, 900 में से क्या माइनस हो रहा है, 3 3 6 6, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 6 गया 3, 9 में और यहाँ पे 8 में से 6 गया 2, तो 237। सो 237 सॉल्व कर लो, 0 से लास्ट में आ गया, 3 7 21, 2 कैरी, 3 3 9 2 11 और यहाँ पे 1 के 3 2 6 और 1 7, तो 7 1 110, ऐसे भी आपका आंसर सेम आ रहा है। जैसा आपको आसान लगे, ये वाला ज्यादा इजी था, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है, यहाँ पर आप डायरेक्टली कर सकते हैं, बट आपको बस क्यूब वगैरह याद रहने चाहिए, तो क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, बस अब 8 क्वेश्चन और रह गए, नो एक्चुअली। ओके, सो देखो हमसे क्या कहा गया, if cot alpha and cot beta are the roots of this equation then what is cot alpha plus beta। ओके, सो आपको या तो फॉर्मूला सीधा सीधा याद हो cot a प्लस में b का, जो कि होता है cot a इंटू में cot b -1 अपॉन में 1, या आपके पास में आता है cot अल्फा प्लस में cot बीटा। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो फिक्र की कोई बात नहीं है, आप क्या करो, इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो ये 1 अपॉन में 10 अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा, आप 10 अल्फा प्लस बीटा को एक्सपेंड कर लो, तो 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, उसका बस रेसिप्रोकल हो जाएगा, वहां से आंसर आ जाएगा। तो कोट अल्फा इंटू कोट बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। अगर रूट्स हमारे पास कोट अल्फा और कोट बीटा है तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हो जाएगा ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, तो c अपॉन ए, तो यानी कि 2 अपॉन में 1, तो मतलब सीधा सीधा 2, तो 2 माइनस 1, देन डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कोट अल्फा प्लस कोट बीटा यानी कि माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी कितना है, माइनस का 3 अपॉन में ए मतलब 1 ही है। ठीक है, तो ये आ गया 1 अपॉन माइनस माइनस प्लस यानी कि 1 अपॉन 3, तो आंसर आ गया ऑप्शन बी, यही हमें निकालना था। क्लियर, देख रहे हो कितने इजी इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं आपके एग्जाम में, ये एक्चुअल पेपर है आपका, ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एग्जाम में, कितने इजीली स्कोर्ड हो जा रहा है। ओके, अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया द रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन। ये हमारे पास कोई रिलेशन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ सच क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, सो हमें बताना है इस तरीके की कितनी इक्वेशंस आ रखी होंगी, हम ये वाली कंडीशन लेके चलते हैं। सो अल्फा बीटा माइनस में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन दोनों में अल्फा बीटा कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस में अल्फा बीटा आ जाएगा इक्वल्स टू 0। ओके, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे 0 कब आएगा, जब या तो यहां से 0 आ रखा हो या फिर यहां से 0 आ रखा हो। पहले हम ये वाली कंडीशन ले लेते हैं कि 1 माइनस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो इससे क्या मिल गया, 1 इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा यानी कि अल्फा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में बीटा। इसका मतलब इसी तरीके से देखो अल्फा की वैल्यू 1 अपॉन बीटा है, बीटा की वैल्यू 1 अपॉन अल्फा हो जाएगी, तो इसका मतलब इक्वेशन में
आपके पास अगर ये एक रूट अल्फा है तो दूसरे वाला 1 में अल्फा, बीटा की वैल्यू यही है ना। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई, तो पहली कंडीशन ये मिल गई। उसके बाद हमसे क्या कहा उसने, व्हाट इज द नंबर ऑफ सच क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो देखो पहली कंडीशन हमें ये मिली। एक बार क्वेश्चन समझते हैं। हमसे कहा गया हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट ये हमारे पास में आ रखे हैं अल्फा और बीटा, और अल्फा बीटा में उसने हमें ये दो कंडीशंस प्रोवाइड कर दी। फिर उसने हमसे पूछा कि इस तरीके की कितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एग्जिस्ट करती हैं। तो हमने कहा इन इक्वेशन को पहले सोल्व करते हैं। तो ये वाली इक्वेशन हमने सोल्व करी। यहां से हमें एक तो ये वाली कंडीशन मिल गई है कि या तो ये जीरो है या फिर ये जीरो है। तो पहले हमने इसको जीरो रख लिया, इसे जीरो रख के हमें ये मिल गया कि जो रूट्स हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, यहां पे पुट कर देते हैं। पहली इक्वेशन में से वैल्यू निकाल के दूसरे में तो पुट करते हैं, वही कर रहे हैं हम। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी है, 1 में अल्फा। देखो इसको अभी बीटा ही रहने दो, और यहाँ पे हमारे पास ये रख लो, इसको 1 में अल्फा ही कर दो। तो वैसे सेम ही बन जाएगा, तो अभी सेम नहीं करते। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास में अल्फा और बीटा को एक तरीके से साथ ले आते हैं। तो यहां पर हो गया अल्फा प्लस में बीटा की जगह पर क्या आया था, 1 अल्फा, और अल्फा स्क्वायर एज इट इज, बीटा स्क्वायर की जगह पे 1 अल्फा स्क्वायर। एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखा है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब यहां पे हमारे पास में अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा कॉमन ले लूंगा, 1 माइनस अल्फा आया, इज इक्वल्स टू 1 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 में अल्फा। ठीक है, तो यहां पर क्या बच गया हमारे पास, अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा, तो अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा इक्वल्स टू, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर, तो 1 माइनस अल्फा बनेगा। तो यहां पर आ गया 1 माइनस अल्फा अपॉन में अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, अल्फा स्क्वायर अगर यहां चला जाए तो ये हो गया अल्फा क्यूब 1 माइनस अल्फा, और ये भी इधर माइनस में आ गया, तो 1 माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0। तो क्या मिला, अल्फा क्यूब माइनस 1, और यहां से आ गया 1 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 0। तो इससे क्या मिल रहा है, अल्फा इज इक्वल्स टू 1, वो यहां से भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अल्फा क्यूब इज इक्वल्स टू 1 है। अब क्या ये आपको समझ आ पाएगा कि अल्फा की ना 3 वैल्यूज आएंगी, 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब शायद आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मीनिंग समझ आ रहा हो। देखो, अगर एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 1 है तो उस सिनेरियो में जो x की वैल्यू आती है वो 1 नहीं आती है, वो आती है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं इस 3 को यहां भेजूंगा तो ये क्या बनेगा, 1 का क्यूब रूट, यूनिटी मतलब 1, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यहां से वो आपका 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आता है। तो अल्फा की 3 वैल्यूज है हमारे पास, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अल्फा की 3 वैल्यूज आ गई। इसके हिसाब से बीटा बना लेते हैं, जैसे यहां पे पुट कर लेते हैं हम, बीटा बना लेंगे। तो बल्कि यहां पे रख लो, किसी भी जगह पर आप पुट कर लो, तो हमारे पास में 1 इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा है। जैसे ये वाली इक्वेशन चल रही थी, तो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 1 है। कोई भी एक इक्वेशन अल्फा और बीटा में ले लो जिससे अल्फा पुट करके हम बीटा निकाल सकें। तो देखो, जब हमने रखा अल्फा इज इक्वल्स टू 1 तो बीटा भी आ गया हमारे पास 1। ठीक है, फिर अल्फा को रखा हमने ओमेगा इंटू में बीटा इज इक्वल्स टू 1, तो इससे बीटा कितना आया, 1 अपॉन ओमेगा। तो हमने ऊपर नीचे ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, क्योंकि हम नीचे आपका इरेशनल नंबर नहीं रखते और ऊपर नीचे हम ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें ताकि नीचे ओमेगा क्यूब बने जिसकी वैल्यू 1 आती है। तो ये कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब जब हमने अल्फा को रखा ओमेगा तो बीटा कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम अल्फा को रख दें ओमेगा स्क्वायर इंटू में बीटा इज इक्वल्स टू 1, तो इससे क्या मिलेगा, बीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं ओमेगा से, तो ये आ गया ओमेगा, क्योंकि नीचे ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1 है। इसका मतलब मैं अल्फा को अगर ओमेगा स्क्वायर रखूं तो बीटा आ जाएगा ओमेगा। लेकिन ये दोनों इक्वेशन ना सेम है, मतलब इसमें हमें क्या मिल रहा है कि अल्फा बीटा ये रूट से हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, दोनों में से कोई भी एक ओमेगा है और दूसरे वाला ओमेगा स्क्वायर है। देखो, अगर मेरे पास इक्वेशन बनानी हो, मुझे अल्फा और बीटा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो, तो वो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स,
प्लस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स यानी कि अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। तो इसमें देखो अगर मैं ओमेगा इसे रखूं या इसे ओमेगा स्क्वायर रखूं, अल्टीमेटली तो ओमेगा क्यूब बनेगा। ऐसे यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर पुट करूं तो अल्टीमेटली वैल्यू तो सेम आएगी ना। तो इन दोनों से सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और इससे अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो टोटल में दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन रही हैं और यही हमें बताना भी था कि कितनी टोटल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे पास बन सकती हैं इस तरीके के अल्फा बीटा। तो दो बन रही है, आंसर यहां पे 2 आ जाएगा। ये वाली जो कंडीशन है ना अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0, ये तो हम लेंगे ही नहीं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास में 0 आ रहा है तो इसका मतलब या तो ये 0 है या तो ये 0 है, तो ये वाली कंडीशन हमारी फॉलो ही नहीं होगी। तो इसलिए केवल ये कंडीशन चलती रहेगी, इसकी मदद से दो रूट्स आ जाएंगे और ऑप्शन बी हमारा आंसर है। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन में हमसे कहा गया x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 1.5 लेस देन इक्वल 4.5। ये कितना इजी सा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का है और फिर भी बच्चे इसको छोड़ आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है, दिखने में टफ लग रहा है। देखना कितना आसान क्वेश्चन है ये। देखो इसे हम लिख सकते हैं 15/10 ग्रेटर देन इक्वल x ग्रेटर देन यहाँ पे लेस देन इक्वल 45/10। ठीक है, तो ये अपॉन का 10 कैसे हटेगा? तीनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 15 ग्रेटर देन इक्वल 10x आ गया, लेस देन इक्वल 45 आ गया। तीनों को 5 से कैंसिल कर लो यानी कि 5 से डिवाइड कर दो तो यहां पर आ गया 3 ग्रेटर देन इक्वल, यहां पे आ गया 2x, ये आ गया लेस देन इक्वल 9। ठीक है, एक बार ये वाला केस ले लो तो इसमें क्या है कि जो 2x है वो ग्रेटर देन इक्वल 3 आ रखा है, यानी कि जो 2x माइनस में 3 है ये हमारे पास आ रखा है ग्रेटर देन इक्वल 0। ये बना दी हमने पहली कंडीशन। उसके बाद में दूसरा सिनेरियो में क्या दे रखा है? हमसे बोला गया कि जो 2x है ये लेस देन इक्वल 9 आ रखा है। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा कि जो 2x माइनस 9 है ये आ रखा है लेस देन इक्वल 0 और ये सेकंड कंडीशन बन गई। देखो अब अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि ऑप्शंस में ना मल्टीप्लाई करके दिया है, तो देखो 2x माइनस 3 इंटू में कर देते हैं 2x माइनस में 9 और यहां पर 0 इंटू 0 तो 0 रहेगा, बट साइन कौन सा आएगा? ग्रेटर देन इक्वल 0 है ये वाली वैल्यू, तो इसका मतलब ये प्लस की है। ये वैल्यू लेस देन इक्वल 0 है, इसको मतलब माइनस की है। तो अगर मैं प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा तो आप ही बताओ क्या आएगा? लेस देन इक्वल 0 आ जाएगा। तो 2x माइनस 3 2x माइनस 9 मल्टीप्लाई करके आ गया लेस देन इक्वल 0। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर। क्लियर है? 5 क्वेश्चंस और रह गए, कंप्लीट करते हैं कोर्स को। देखो क्वेश्चन में हमसे कहा गया द नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज ऑफ k फॉर विच दिस इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन। हमसे कहा गया कि k की क्या इंटीजर वैल्यू आएगी जिसकी वजह से इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यहाँ पे वैसे प्योर ट्रिग्नोमेट्री यूज होनी है। तो देखो 2 sin x इज इक्वल टू 2k प्लस में 1 दे रखा है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? यहां से sin x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा? 2k प्लस में 1 अपॉन में 2 ये आ जाएगा। ठीक है, अब जो साइन x की वैल्यू होती है वो होती है ग्रेटर देन इक्वल -1 लेस देन इक्वल 1। ठीक है, ये पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये जो 2k प्लस 1 अपॉन में 2 है ये ग्रेटर देन इक्वल -1 है और लेस देन इक्वल 2 है। ठीक, ओके। तो हमसे वैसे यहाँ पे k की वैल्यू नहीं पूछी गई, हमसे नंबर ऑफ इंटीजर्स मांगे गए हैं, यानी कि k की कितनी इंटीजर वैल्यूज आ सकती हैं जिसके लिए इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हो। ओके, सो यहाँ पे भी 1 आ रखा है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल -1 और लेस देन इक्वल 1 होता है। अब दोनों साइड में इसमें मतलब तीनों वैल्यूज में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि नीचे वाला 2 हट जाए। तो यहाँ पर क्या बना? माइनस का 2 लिया है लेस देन इक्वल, यहाँ पे 2k प्लस 1 ये लेस देन इक्वल, यहाँ पे 2। अब तीनों में -1 कर देते हैं ताकि ये प्लस का 1 हट जाए। तो यहां पर आ गया -3 ग्रेटर देन इक्वल 2k, यहां पे लेस देन इक्वल इनफैक्ट। तो 2k ग्रेटर देन इक्वल -3 और लेस देन इक्वल कितना आ रखा है? 1। तीनों को 2 से डिवाइड कर दो तो यहां पर आ गया माइनस का 1.5, यहां पर आ गया k और यहां पर आ गया 0.5। सो माइनस का 1.5 और 0.5 इसके बीच कितनी इंटीजर वैल्यूज आती हैं? एक तो आता है माइनस का 1, एक आता है 0, ये दो वैल्यूज आती हैं। तो हमसे कहा गया था k की कितनी इंटीजर वैल्यूज हो सकती हैं जिसकी वजह से इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन बने। तो ये दो वैल्यूज हमारे पास हो सकती हैं, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। तो यहाँ पे c आएगा, e नहीं है ये। ठीक है, तो इसका 2 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ये हमारा फाइनल आंसर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
हमसे कहा गया द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल हैं, तो इसका मतलब d ग्रेटर देन इक्वल 0 है। इसका मतलब ये जो b स्क्वायर माइनस में 4, a तो 1 है, c कितना है k, ये ग्रेटर देन इक्वल 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब 4k आ गया, ये यहां पर, और ये 4 है, तो इसका मतलब k और यहां पर 1 आ गया। इसका मतलब जो k की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल 1 है, तो आंसर आ गया इसमें ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। If alpha beta are the roots of this equation, then which one of the following is correct? Okay, अल्फा बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो इसमें से कौन सी कंडीशन हमारे पास सही है? ठीक है, अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस का बी अपॉन ए, यानी कि माइनस का 2 अपॉन 4, दैट मीन्स -1 अपॉन में 2। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? सी अपॉन ए, यानी कि माइनस का 1 अपॉन 4। ठीक है, उसके बाद अल्फा बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो देखो x की जगह पर मैं अल्फा रख दूं तो इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऐसे ही अगर x की जगह पर बीटा रख दूं तो इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो x की जगह पर अल्फा रखने से क्या आएगा? 4 अल्फा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा माइनस में 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां पर देखो ऑप्शन से आपको मैच होते हुए केवल दो केसेस नजर आएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। वैसे इसमें ना देखो सेम ऑप्शन डल गया है, माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा, यहाँ पे सेम वैल्यू डल गई है। ये शायद कुछ प्रिंटिंग एरर हो गई होगी, और ये ठीक है, ये प्रिंटिंग एरर हो गई होगी, इसको करते हैं। देखो आंसर ना आपका ये वाला होगा ना ये वाला होगा, क्योंकि इसमें भी 3 अल्फा आ रहा है, इसमें भी 3 अल्फा आ रहा है, जबकि यहाँ पे 2 अल्फा बन रहा है। मतलब दोनों में ना सेम वैल्यू आ सकती है। एक बार सोल्व करके देख लेते हैं, ये जस्ट मैं आपको एक अजम्पशन बता रहा हूं। ठीक है, तो 4 अल्फा स्क्वायर है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 2 अल्फा माइनस 1 की वैल्यू कितनी है? माइनस का 4 अल्फा स्क्वायर। उसके बाद दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 अल्फा माइनस 1 अपॉन में यहां पे 2 और यहां पर कितना आ गया? माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर। बस हम ऑप्शन से मैच करवाना चाह रहे हैं। देन दोनों तरफ माइनस का 2 अल्फा कर देते हैं, तो माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर देन माइनस का 2 अल्फा, और यहां पर कितना आ जाएगा? 2 अल्फा। इसके अपॉन में 2 रखेंगे तो सीधा सीधा अल्फा रख लेते हैं, तो 2 अल्फा के अपॉन में अगर हमने 2 रखा तो सीधा सीधा अल्फा बन गया। देन माइनस का 1 अपॉन में 2, और उसके बाद में हमने यूज करा है माइनस का 2 अल्फा। सोल्व करते हैं तो ये कितना आ गया? माइनस का 1/2, और अल्फा माइनस 2 अल्फा मतलब माइनस का अल्फा, और माइनस 1/2 माइनस अल्फा, इसकी वैल्यू अभी हमने क्या रखी थी? अभी हमारे पास में यहाँ पर आया था ये वाला पार्ट, आपके पास में इससे देखो, इससे ये आ जाएगा, ये हमने रखा है ना बीटा, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? बीटा आ जाएगा माइनस अल्फा माइनस का 1/2, तो ये वैल्यू है बीटा की। तो बीटा की वैल्यू अल्फा की टर्म्स में ये वैल्यू आ जा रही है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर है। ए वाला भी आंसर हो सकता है अगर इसमें टाइपिंग एरर नहीं हो रखी है तो। ठीक है, सो डी वाला ही हमारा आंसर। आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया? इफ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, मतलब एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरे वाला 1 अपॉन अल्फा है। तो ये मैंने आपको बेसिक के कोर्स में समझाया था कि अगर एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल दिया हो तो उस समय पर आपको प्रोडक्ट करना होता है। बल्कि मैंने आपको डायरेक्टली ये बताया था कि a इज इक्वल टू सी रख दिया करो, सीधा आंसर आ जाएगा। तो यहां से k इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, ऑप्शन सी आंसर। एक बार सीख भी लो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है? अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, ये इक्वल है सी अपॉन ए के। प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है ये कट गया तो 1 आ गया, ए इधर मल्टीप्लाई में गया तो ए इक्वल्स टू सी। ए इज इक्वल्स टू सी, ए कितना है? 5, और सी कितना है? के। तो के की वैल्यू आ गई 5, वही आपसे निकालने के लिए कहा गया था। अगर आपसे ये कह देते कि एक रूट दूसरे वाले का नेगेटिव है तो इस समय पर सम करते हैं, बल्कि इनफैक्ट डायरेक्टली ये करते हैं b इज इक्वल्स टू 0। देखो सम कितना आ जाएगा? यहाँ पे इन दोनों को ऐड करा तो 0, ये इक्वल है माइनस बी अपॉन में ए के, तो माइनस बी आ गया 0, तो b आ गया 0। तो उस सिनेरियो में ये यूज करते हैं। ठीक, अभी के लिए ये क्वेश्चन दे रखा है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर। ओके, सो इस वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया? इफ k इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन व्हाट इज इट्स अदर रूट। पहले से सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमसे क्या कहा गया? एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1 और इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं? 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब याद करो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो एक रूट कितना है? ओमेगा, दूसरा रूट है ओमेगा स्क्वायर। तो एक रूट अगर है के तो दूसरा रूट है के स्क्वायर। आप कहोगे सर के की वैल्यू ये भी तो हो सकती थी, मतलब के हमारे पास ओमेगा स्क्वायर भी तो हो सकता था। तब भी मैं कहूंगा कि अगला रूट ना के स्क्वायर है, अंडर रूट के नहीं, के स्क्वायर। के स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? ओमेगा की पावर 4। इसे क्या लिखेंगे? ओमेगा क्यूब इंटू में ओमेगा, यानी कि केवल ओमेगा। तो अगर एक रूट के है तो दूसरा रूट है के स्क्वायर।
ठीक है, एक रूट के दूसरा रूट के स्क्वायर। सो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था और ये कंप्लीट हो गया है। नाउ अगर आपको ये कोर्स मेरा पसंद आ रहा हो, आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, तो आपसे अगेन रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दें। सो इसी तरीके के और कोर्सेज अगर आपको चाहिए और चैप्टर्स पे, वैसे मैं चैप्टर्स तब करवाऊंगा जब एक बार बेसिक करवा दिया होगा, तब उसके बाद में आपको इसका प्रीवियस ईयर कराएंगे। जैसे अगला प्रीवियस ईयर आएगा आपका प्रोबेबिलिटी के ऊपर, प्रोबेबिलिटी का बेसिक कोर्स ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, एकदम एंड की वीडियोस रह गई हैं, तो अगला कोर्स आपका प्रोबेबिलिटी के ऊपर आएगा। सो दिस इज बेसिकली डन फॉर दिस सेशन। सो थैंक यू।